हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जनरल सर्विस माय नेम इज स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म खत्म हो चुका है और ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में हम देखेंगे, जो कि फैट मेटाबॉलिज्म एक ही बात है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बस ये बता दूं, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे सिविल सर्विस मानिया नाम पे एक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप पा सकते हैं। और सेकेंड बात, जिनको एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो वो भी एक चैनल है जिनका नाम है एग्री ऑप्शनल, और वहाँ पे जाकर आप आंसर राइटिंग में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन कर रहे हैं और उसके बाद हम थोड़े बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, ये वीडियो बहुत लेंदी हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए, तो एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ डाला है, तो इसी वजह से थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, ओके। तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर लिपिड्स। लिपिड का क्या मतलब होता है। लिपिड्स एक हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है जो कि वाटर में पर्टिकुलरली इनसॉल्युबल है। वाटर में वो सॉल्युबल नहीं होता, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन। ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। जैसे कि हमारे पानी एक सॉल्वेंट है, उसी तरह से ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, और या इसमें लिपिड आपका सॉल्युबल हो जाता है। ये जो मेड अप ऑफ CHO, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, उसी तरह से लिपिड्स भी CHO से बना होता है। टर्म लिपिड को कॉइंड किए थे ब्लूर ने, जो कि एक जो जर्मन बायोकेमिस्ट है, 1943 में। ठीक है, लिपिड्स सिंपल कंपाउंड्स हो सकते हैं या फिर डिराइव्ड कंपाउंड्स हो सकते हैं। सिंपल लिपिड्स को हम फैट के हिसाब से जानते हैं। और ये बात, लिपिड, हर एक लिपिड फैट होते हैं, सॉरी, हर एक फैट लिपिड्स होते हैं, लेकिन हर एक लिपिड फैट्स नहीं होते। सिर्फ सिंपल लिपिड्स को हम फैट्स कहते हैं। ऑल फैट्स आर लिपिड्स बट ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट्स। ठीक है, और फैट्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ फैटी एसिड, और फैट्स जो बनता है वो फैटी एसिड से बनता है और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल से बनता है। तो ये दोनों की कंडेंसेशन से आपका फैट बनता है। ठीक है, फैटी एसिड को ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं और न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं, और जो ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है उसको ग्लिसरल बोलते हैं, और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोल सकते हैं, जिसको मेरिसाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसको वैक्सेस वगैरह में हम जानते हैं एक्चुअली, और ये हार्ड सॉलिड्स होते हैं। तो इस दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम लिपिड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जैसे होते हैं सैचुरेटेड लिपिड्स, अनसैचुरेटेड लिपिड्स, इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ फैट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में फैट मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा हुआ है। तो सिंपल लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमें फैटी एसिड की किस तरह से बायोसिंथेसिस होती है, किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन होती है, फिर ग्लिसरल जो कि ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, उसकी किस तरह से कंडेंसेशन होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बारे में कंप्लीटली देखेंगे। ओके, फिर प्लांट लिपिड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। प्लांट प्रोड्यूसेस द मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ लिपिड्स हम प्लांट से निकलते हैं, प्लांट से। ये जो लिपिड्स होते हैं ये मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज होते हैं एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो होते हैं जो ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते, उनके लिए हमें डाइटरी फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में टेकन करना होता है। तो इसको एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं, जिसको हम पर्टिकुलरली प्लांट से हम पाते हैं। लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट है लिपिड। ये एक मेजर एनर्जी रिजर्व होती है, जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाती है तब लिपिड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये क्रूशियल रोल प्ले करती है सिग्नलिंग में, स्ट्रेस टॉलरेंस में एंड प्लांट डेवलपमेंट में। ठीक है, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लिपिड्स रेंजिंग फ्रॉम ट्राइग्लिसरल से लेकर फॉस्फोलिपिड्स टू गैलेक्टोलिपिड्स, वैक्सेस, क्यूटिन, ये सारे रिफ्लेक्ट करते हैं मल्टीफैसेटेड रोल्स इन सेलुलर फिजियोलॉजी, एडप्शन एंड इवोल्यूशन। हमारे जो भी इवोल्यूशन होते हैं सेलुलर लेवल पे, हम जो भी अडॉप्ट करते हैं, जो भी चीज़ें होती है, फिजियोलॉजी होती है, वो सारे चीज़ें में ये सारे प्लांट लिपिड्स के जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिपिड्स हैं बहुत सारे काम करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म एनकम्पासेस द बायोसिंथेसिस। हम लिपिड मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है कैसे लिपिड बायोसिंथेसिस होते हैं, कैसे डिग्रेड होते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और स्टोरेज होते हैं ये molecules, as well as their regulation and functional integration into plant development, stress adaptation and energy management। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब हुआ,
ये मतलब हुआ कि कैसे बायोसिंथेसिस हुआ, जैसे कि हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़े उसी तरह से ये कैसे प्लांट डेवलपमेंट होता है, मतलब बायोसिंथेसिस, डिग्रेडेशन, कैसे लिपिड ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज होता है कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह पे, और ये सारी चीज़ें हमें क्यों जानना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करते हैं प्लांट के रेगुलेशन में, फंक्शनल इंटीग्रेशन, प्लांट डेवलपमेंट में, स्ट्रेस कैसे अडॉप्ट करें, एनर्जी मैनेजमेंट में लिपिड सिंथेसिस मेटाबॉलिज्म काम करता है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म अंडरस्टैंड करते हैं इज वाइटल फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है। ऑयल क्वालिटी कौन सी प्लांट में कितने होते हैं ये लिपिड मेटाबॉलिज्म से ही बहुत अच्छे से पता चलता है। एंड स्ट्रेस रेजिलियंस, जो भी प्लांट वेराइटी निकलते हैं, स्ट्रेस रेजिलियंस या फिर स्ट्रेस टॉलरेंट वेराइटी, वो इस तरह की मैकेनिज्म को स्टडी करते हुए ही रिसर्च होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स। क्या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है? पहले तो एनर्जी रिजर्व, लिपिड्स स्टोर होता है एज ऑयल्स इन सीड्स एंड फ्रूट। पर्टिकुलरली जो सीड होते हैं, क्रॉप यील्ड के बाद जो सीड निकलते हैं उससे, एंड फ्रूट्स में ऑयल के फॉर्म में लिपिड स्टोर होकर रहते हैं, और ये हाई एनर्जी रिजर्व के हिसाब से सर्व किया जाता है। दैट सपोर्ट सीड जर्मिनेशन एंड ईयरली सीडलिंग ग्रोथ में ये मददगार होते हैं। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारे जो सेलुलर मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ें लिपिड से ही बनते हैं। फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल्स, ये सारे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होते हैं सेलुलर एंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन के फ्रेमवर्क होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की फॉर्मेशन जो होती है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होती है ना, हम पढ़े थे क्यूटिकल। तो लिपिड जैसे कि क्यूटिन, सोवेरिन, वॉक्सेस, जो कि क्यूटिकल के फॉर्म है, एंड कॉर्क लेयर, ये सारे एक फॉर्म बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, पैथोजेंस एंड एक्सेसिव वाटर लॉसेस से। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया रिडक्शन ट्रांसपिरेशन। एपिक्यूटिकुलर वैक्सेस, हमारे जो क्यूटिकल के ऊपर जो वैक्सेस, क्यूटिन, सोवेरिन जो भी प्रेजेंट होते हैं, इसके वजह से ये एक हाइड्रोफोबिक बैरियर क्रिएट करते हैं लीफ में एंड स्टेम सरफेस में, जो कि रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन एंड प्रिवेंटिंग डेसिकेशन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है रोल इन फोटोसिंथेसिस। गैलेक्टोलिपिड्स, जो कि होता है क्लोरोप्लास्ट की मेजर कंस्टिट्यूएंट एंड थाइलाकॉइड की मेजर कंस्टिट्यूएंट, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो ये एसेंशियल रोल निभाता है इन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द फोटोसिंथेटिक apparatus। ठीक है, और कुछ सिग्निफिकेंस है, जैसे कि सेल सिग्नलिंग एंड रेगुलेशन में लिपिड डिराइव्ड मॉलिक्यूल्स लाइक, जो कि फॉस्फेटिडिक एसिड एंड जास्मोनिक एसिड, ये एक सिग्नलिंग कंपाउंड के हिसाब से काम करता है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस में प्लांट की। स्ट्रेस टॉलरेंस में कैसे काम करता है लिपिड्स? लिपिड हेल्प प्लांट्स टू टॉलरेट एबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसे कि ड्रॉट, सैलिनिटी, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, ये सारे केसेस में स्टेबलाइजिंग मेम्ब्रेन के हिसाब से वो काम करता है एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रेस सिग्नलिंग पाथवेज। ठीक है, फिर आता है डिफेंस एग्नेस्ट पैथोजेंस एंड हर्बीवोरस। लिपिड के वजह से जो लिपिड बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि क्यूटिकुलर वैक्सेस हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, एंड ऑक्जीलिपिन्स, ये सारे एक फिजिकल एंड केमिकल बैरियर क्रिएट करते हैं एग्नेस्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस, मतलब लीफ के प्लांट सरफेस, लीफ सरफेस एंड ये जो पैथोजेंस होते हैं उनके एग्नेस्ट एक बैरियर क्रिएट करते हैं सर्टन लिमिट तक। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस कैसे सिग्निफिकेंस होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज में? लिपिड्स आर इन्वॉल्व इन पॉलन डेवलपमेंट में, वो हेल्प करते हैं, पॉलन स्टिग्मा इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ लिपिड रिच पॉलन कोट्स एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। And the last one is carbon and metabolic balance. Lipids serve as an important carbon sink interacting with carbohydrate and protein metabolism to regulate overall plant growth and development. हमें प्लांट की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की जरूरत है, उतना ही हद तक हमें फैट मेटाबॉलिज्म की जरूरत है। तो ये इंटरेक्ट करता है ये दोनों को और उसके कनेक्टिंग लिंक भी क्रिएट करता है। ठीक है, फिर हम आएंगे क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट लिपिड्स। प्लांट लिपिड को हम कुछ ये ब्रॉडली क्लासिफाइड होती है, जैसे कि पहले तो स्ट्रक्चरल लिपिड्स ये होता है, जो कि स्ट्रक्चरल लिपिड्स में हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स, जो कि एक फॉर्म स्ट्रक्चरल मैट्रिक्स ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन
की जो स्ट्रक्चर होती है वो फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये जो सेलुलर की मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड से बनता है। ग्लाइकोलिपिड्स जो कि एक स्ट्रक्चरल लिपिड है। गैलेक्टोलिपिड जो कि पर्टिकुलरली क्लोरोप्लास्ट एंड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की लिपिड से मतलब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनता है उस गैलेक्टोलिपिड से और ये सपोर्ट करता है फोटोसिंथेटिक फंक्शन। स्टेरॉल्स जो कि एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के हिसाब से काम करता है, जो कि मॉड्यूलेट करता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड हार्मोन प्रिकर्सर के हिसाब से वो काम करता है स्टेरॉल। नेक्स्ट कुछ आता है स्टोरेज लिपिड। स्ट्रक्चरल लिपिड के बाद स्टोरेज लिपिड, और स्टोरेज लिपिड में सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन स्टोरेज लिपिड है ट्राइग्लिसरॉल्स, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल्स, जिसको TAG भी बोलते हैं। और ये अबुंडेंट होता है सीड्स में, स्पेशली इन एंडोस्पर्म, कार्टिलेडन एंड अदर स्टोरेज टिश्यू में। और इसी वजह से दे प्रोवाइड डेंस एनर्जी सोर्स ऑफ जर्मिनेशन एंड अर्ली सेडलिंग ग्रोथ। सीड के फॉर्म में ट्राई एसिल ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से जो सीड से हम ऑयल निकालते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड फॉर्म पे ट्राइग्लिसराइड भरे पड़े होते हैं। इसी वजह से मना किया जाता है ट्राइग्लिसराइड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। तो लेकिन ट्राइग्लिसराइड इज़ गुड फॉर सीड्स, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम सीड को सो के लिए लैंड में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो इस ट्राइग्लिसराइड एनर्जी देता है सीड को सीडलिंग ग्रो करने के लिए। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड जब ह्यूमन बॉडी को आ जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल फॉर्म पे जम जाता है और काफ़ी सारे डिजीजेस होते हैं। इसी वजह से ऑयल सीड्स को खाने के लिए मना किया जाता है जब हमारे कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्टिव लिपिड के हिसाब से क्यूटिन, सवेरिन एंड वैक्सेस जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, और ये वाटर रिटेंशन एंड डिफेंस पर्पज के लिए काफ़ी काम करते हैं। सिग्नलिंग लिपिड होते हैं जिनमें आता है फॉस्फेटिडिक एसिड, स्पिंगोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड सिग्नलिंग में। दोनों सेल के अंदर वो सिग्नलिंग के काम करते हैं। जास्मोनेट्स एंड ऑक्जीलिपिन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं सिग्नलिंग पाथवे में। प्रेनल एंड सैकरोलिपिड्स जो कि डिफेंस एंड सिग्नलिंग में काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबुंडेंस ऑफ दीज लिपिड्स क्लासेस वैरी बाय टिश्यू। डिफरेंट टिश्यू में इसका अबुंडेंस एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में भी डिफरेंट होते हैं, रिफ्लेक्टिंग देयर स्पेशलाइज्ड रोल्स इन प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट की डिफरेंट पार्ट में ये किस तरह के रोल निभाते हैं, इसी से प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट, फैट के कंपोनेंट्स क्या है? तो हमने पढ़ा, हम अब लिपिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैट के बारे में, क्योंकि हमें फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। तो फैट का 2 कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अल्कोहल एंड फैटी एसिड। अल्कोहल में जिसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, इसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल भी कहते हैं। इट मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ये इस तरह की लीनियर फॉर्म में होता है, अनसैचुरेटेड मतलब इस तरह की कैटेगरी होता है। फैटी एसिड फाउंड होता है, फाउंड इन फैट्स आर मेड अप ऑफ 4 to 30 कार्बन एटम्स। फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं जो कि 4 से लेकर 30 कार्बन एटम्स तक फाउंड कर मतलब लेकर ये बनते हैं। दे आर आइदर सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अनसैचुरेटेड ओपन चेन, ब्रांच्ड भी होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं, क्लोज चेन भी होते हैं जिसको साइक्लिक बोलते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म में फैट रहते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फैट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी सेल एक्सेप्ट लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, अराक्नोइक एसिड। ये सारे चीज़ें, ये जो फैटी एसिड ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, जिस वजह से इसको एसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलते हैं, ओरली या फिर हम सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस। तो फैटी एसिड कैसे सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो फैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैट जो सिंथेसिस होती है, पहले जो फैटी एसिड, फैट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 फैटी एसिड हो गया एंड उसका ग्लिसरॉल हो गया। तो ये दोनों जब कंडेंसेशन होते हैं तो हमारे जाकर फैटी एसिड्स बनते हैं, फैट बनते हैं। तो फॉर सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए फैट, ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल रिक्वायर्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। मतलब हमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड चाहिए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल चाहिए टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट, ठीक है। यहाँ पे फैटी एसिड पे मत जाइए, हम फैट सिंथेसिस बायोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं।
तो एक 1 फैट मॉलिक्यूल के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड चाहिए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल चाहिए। तो फैट सिंथेसिस कंप्रीजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो हम पढ़ेंगे पहले फैट सिंथेसिस। तो इसके लिए हमें सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड चाहिए, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल चाहिए और उसके बाद उसकी कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, तो अब साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड कहाँ पे सिंथेसिस होती है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड साइटोप्लाज्म में। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में फैट सिंथेसिस अकर्स होती है बाय एलंगेशन मेथड। ठीक है, बाकी साइटोप्लाज्म एंड प्लास्टिड में फैटी एसिड सिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो कि बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेज। माइटोकॉन्ड्रिया में ये एलंगेशन मेथड में होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म एंड प्लास्टिड जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, इसमें फैटी एसिड एक्सप्रेस करती है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है फैटी एसिड सिंथेज। और ये 6 एंजाइम को मिलाकर होती है एंड ईच कैटालाइज 1 रिएक्शन। हर एक एंजाइम कैटालाइज करती है 1 रिएक्शन को। तो इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ 1 एंजाइमेटिक रिएक्शन इज सबस्ट्रेट फॉर द अदर। तो ये जो 6 स्टेप में होती है, 6 एंजाइम्स इसमें जो इन्वॉल्व होती है, तो एक 1 2 3 4 5 6, तो हर एक एंजाइम का जो भी प्रोडक्ट निकलता है, इस रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो सबस्ट्रेट बन जाता है इस लेवल के लिए, इस एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। तो 6 डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स जो कि होता है वो होता है मालोनिल ट्रांसफर, रिडक्शन, कंडेंसेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन एंड एसाइल ट्रांसफर। ये सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड सिंथेसिस एसोसिएट होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, while प्लास्टिड में इट इज ऑन इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स स्ट्रोमा। हमारी जो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होती है, प्लास्टिड स्ट्रोमा वहाँ पे होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा। फाइल साइटोप्लाज्म में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये एसोसिएट होती है फैटी एसिड। ओके, तो पहले फैटी एसिड सिंथेसिस जो फर्स्ट स्टेप्स में होती है, पहले हम पढ़ेंगे चेन एलंगेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चेन एलंगेशन में क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम एसाइल कोएंजाइम ए टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। ये एसाइल कोएंजाइम में कहाँ पे मिलता है हमें? यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती हूँ, जो चेन इनिशिएशन रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सबस्ट्रेट है एसिटिल कोएंजाइम, ये कहाँ से आती है? हमने पढ़ा था, आपको याद है ग्लाइकोलिसिस हुआ था, पहले हम पढ़े थे, जो जब रेस्पिरेशन हो गया या फिर फोटोसिंथेसिस है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से हमें निकलता है पायरुविक एसिड। ठीक है, और पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है तो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस्ड होती है एसिटिल कोएंजाइम में। ठीक है, तो ये एक यहाँ से हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म में एसिटिल कोएंजाइम है, वो कहाँ से आएगा? ये हो गया हम माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोएंजाइम का प्रोडक्शन हो गया। लेकिन और ये और एक चीज़ है कि बीटा ऑक्सीडेशन में भी हमारे जो पायरुविक एसिड आता है वो भी ऑक्सीडेशन होकर वहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में निकलता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में चीफ सोर्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए इज साइट्रिक एसिड, और ये साइट्रिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म्ड होती है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रिया से डिफ्यूज होकर साइटोप्लाज्म में जाती है और साइटोप्लाज्म में हमारा एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्मेशन होती है। तो कोई भी पाथवे हो, क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिज्म होती है, इसी वजह से बहुत सारे मैकेनिज्म के लिए डिफरेंट फॉर्म में एसिटिल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होती है। तो हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए लेकिन हमें चाहिए एसिटिल कोएंजाइम में, जो कि किसी भी फॉर्म में साइटोप्लाज्म में हो सकती है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से निकल सकती है। तो ये सेवरल स्टेप्स में सिंथेसिस होती है। ईच स्टेप फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड चेन इज इंक्रीज्ड बाय 2 कार्बन एटम्स। ये जितने भी स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप में फैटी एसिड जो होती है चेन 2-2 कार्बन एटम से बड़े होकर लंबे चेन बनती जाती है। तो पहले एसिटिल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है और इसमें 1 एटीपी मॉलिक्यूल भी यूज्ड होती है, और जिसके बाद आपको मिलती है एंड फॉर्म होती है मालोनिल कोएंजाइम ए, एडीपी एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम निकलते हैं इसको बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। देखिए यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप के अंदर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर जाऊंगी तो हो सकता है बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हमें कंप्लीट भी करना है कोर्स, तो इसी वजह से मैं बस ओवरव्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो एंजाइम इसमें एसिटिल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज लगती है। इट हैज, इसमें 3 प्रोटीन्स है ये इस एंजाइम में,
एक होता है बायोटिन कार्बोक्सिलेज, सेकेंड वन इज बायोटिन कार्बोक्सिल कैरियर प्रोटीन जिसको बीसीसीपी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज ट्रांस कार्बोक्सिलेज। एंड मालोनिल कोएंजाइम है जो कि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट निकला इस चेन इनिशिएशन में, ये इज फॉर्म्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की जो एरियल पार्ट होती है वहाँ पे ये फॉर्मेशन होती है। ओके, तो चेन इनिशिएशन के बाद हमें चेन एलंगेशन करना होगा। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम में एसीपी के साथ जिसको बोलते हैं एसाइल कैरियर प्रोटीन, ये बनता है एसिटिल एसीपी प्लस कोएंजाइम में। यहाँ पे कोएंजाइम ए अलग हो जाती है। और सेकेंड स्टेप में मालोनिल कोएंजाइम में जो कि निकलता था हमारा चेन इनिशिएशन में, ये क्या करते हैं, ये इस कैरियर प्रोटीन के साथ मिलकर बनते हैं मालोनिल एसीपी, एंड इसमें भी कोएंजाइम में निकल जाता है। तो ये जो एसिटिल जो एसीपी ये पहले स्टेज में हमारा निकला, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, और ये जो मालोनिल कोएंजाइम मालोनिल एसीपी जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये दोनों फिर मिलकर क्या बनते हैं, एसिटो एसाइल एसीपी जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और इससे आपका निकलता है एससीपी एसएच, एसएच ग्रुप इससे जो जुड़ जाता है एससीपी एसएच हो जाता है। इसमें जो एंजाइम होता है इसको बोलते हैं एसाइल मानोलिल एसीपी कंडेंसिंग एंजाइम। इसमें CO2 आपका एक इवॉल्व होता है, हियर इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ मालोनिल कोएंजाइम फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एसिटिल एसीपी एसिटो एसिटिल एसीपी NADPH एंड H+ से साथ ऐड होके बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी एंड NADP+ जो कि एक रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी, ये चेन एलंगेशन का स्टेप्स मैं बता रही हूँ। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल एसीपी ये एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर जाती है, और उसके बाद प्रोड्यूस होती है क्रोटोनिल एसीपी। तो क्रोटोनिल एसीपी अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, और उसके बाद ब्यूटाइल एसीपी बनती है जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। The elongated chain of butyryl ACP repeating the process to yield 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये इस प्रोसेस को फिर एक बार रिपीट करती है, रिपीट करने के बाद ये 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस जो चेन एलंगेशन प्रोसेस होती है ये तब तक रिपीट होती है जब तक पाल्मिटिक एसीपी नहीं बन जाता, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाती है स्टीराइल एसीपी से। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट की जो फैटी एसिड होती है वो पाल्मिटिक एसिड होती है या फिर स्टीराइक एसिड होती है। तो इसी 2 फॉर्म में प्लांट फैटी एसिड स्टोर होकर रहती है। तो ये हो गया आपका चेन एलंगेशन। उसके बाद आपका आएगा टर्मिनेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रहा है उसका एंड होना होगा। तो आफ्टर सिंथेसिस अब जब तक डिजायर्ड लेंथ मतलब पाल्मिटिक एसिड होती है 16 कार्बन कंपाउंड, एंड स्टेरिक एसिड होती है आपका 18 कार्बन कंपाउंड। तो जब तक ये डिजायर्ड लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन बन जाता है तो तब आपका एलंगेशन स्टेप बंद हो जाती है। तो एसिल ग्रुप जो कि एसिल ग्रुप जो बन रहा था तो वो एक ट्रांसफर हो जाती है एसएच ग्रुप ऑफ कोएंजाइम है। अब यहाँ पे एंजाइम फ्री हो जाती है एंड चेन एलंगेशन टर्मिनेट्स हो जाती है, एंड ऑल दिस प्रोसेसेस यील्ड ओनली सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसी फॉर्म में आपको ये जो तीनों फॉर्मेट हमने बताया, यहाँ पे आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड ही बनती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनने के लिए थोड़ा डिफरेंट आपका प्रोसेस होना होता है। यहाँ पे हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे सिंथेसिस होती है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीसैचुरेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको डी नोवो सिंथेसाइज्ड भी बोलते हैं। ये एक मतलब ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड बना उसके बाद एक ऑक्सीडेटिव डीसैचुरेशन होती है। दिस प्रोसेस ऑकर्स ऑन सेपरेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स था तो उससे थोड़ा ये डिफरेंट एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स में काम करता है ऑफ डीसैचुरेज लोकेटेड, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लोकेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी होती है एंड ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर भी होती है। तो ऑक्सीडेटिव डीसैचुरेशन इज प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड होती है। तो ये जो पैल्मिटिक एंड स्टीयरिक एसिड में जो डबल जो भी चेन होती है वहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। हमने जो देखा था ना इस तरह की एक डबल बॉन्ड होता है तो यहाँ पे ऐड हो जाती है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिकुलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये होती है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव
डीसैचुरेशन। एंड यहाँ पे जो एंजाइम ऑक्सीडेटिव डीसैचुरेट जो होती है जो एंजाइम, वो कंप्राइज करती है NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज जो कि एक फ्लावोप्रोटीन है, साइटोक्रोम B5 एंड डीसैचुरेज, ये तीनों एंजाइम को लेकर ये एंजाइम बनती है ऑक्सीडेटिव डीसैचुरेज। ओके, तो हम देखेंगे कि फैटी एसिड सिंथेसिस में कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फैटी एसिड सिंथेसिस इज कॉस्टली अफेयर क्योंकि ये 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH NADPH प्लस H प्लस एंड 7 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इसमें लगता है एक फैटी एसिड बनने के लिए। तो NADPH एंड H प्लस इज सप्लाइड बाय पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इस पाथवे से NADPH एंड H प्लस मिलता है। तो हम देखेंगे एक फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए आपको 8 एसिटाइल कोएंजाइम में चाहिए, 7 ATP चाहिए, 14 NADPH एंड 14 H प्लस चाहिए जो कि पाल्मिटिक एसिड क्रिएट करेगा, जो कि एक 16 कार्बन कंपाउंड है। और इसमें आपका मिलेगा 14 NADP प्लस, 8 कोएंजाइम A, 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 7 ADP प्लस PI। ठीक है, fat synthesis takes place when carbohydrate and energy are in ample amount of and fatty acid are in scarce। जब बॉडी में, प्लांट बॉडी में फैटी एसिड की स्कार्सिटी होती है एंड कार्बोहाइड्रेट एंड एनर्जी जब ज़्यादा होती है तब फैट सिंथेसिस होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपका सप्लाई करती है NADPH एंड H प्लस जो कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस से आपको मिलता है। वाइल एनर्जी सप्लाइड बाय आपका फैट मिल जाता है, मतलब NADPH एंड H प्लस जो कि चाहिए हमें इस रिएक्शन के लिए, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट के वजह से, एंड एनर्जी आपको मिल जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस में। तो इस कंडीशन में फैटी एसिड फैट सिंथेसिस होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लिसरल बायोसिंथेसिस। फैट सिंथेसिस हमने पढ़ लिया, फैटी एसिड सिंथेसिस, अब ग्लिसरल बायोसिंथेसिस होगा। तो ग्लिसरल इज फॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म में फॉर्म होती है फ्रॉम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट होती है, एक प्रोडक्ट होती है ग्लाइकोलिसिस का। स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 में हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट निकलता है और वही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका साइटोप्लाज्म में जो फॉर्म होता है वही होता है ग्लिसरल बायोसिंथेसिस में टेक्स प्लेस, माने पार्ट निभाती है, रोल निभाती है ग्लिसरल फॉर्मेशन में। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि एक सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलिसिस से, ये रिड्यूस्ड होती है बाय ग्लिसरल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ और कन्वर्ट होती है अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, और अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट इज हाइड्रोलाइज्ड होकर आपका ग्लिसरल बनता है एंड फॉस्फोरिक एसिड निकलता है। तो ये उसका रिएक्शन है DHFP जो कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये ग्लिसरॉल 3P डिहाइड्रोजिनेज से आपका रिड्यूस्ड होकर यहाँ पे भी NADH एंड H प्लस से NADP होती है, रिड्यूस्ड रिएक्शन है, और यहाँ पे आपका निकलता है अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। उसके बाद हमारा सिंथेसिस हो गया, अभी कंडेंसेशन होगा, दोनों का मिलना होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरल का। तो फैट इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय डायरेक्ट कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड, ये डायरेक्ट कंडेंसेशन नहीं होता फैटी एसिड एंड ग्लिसरल का, बट ए कंडेंसेशन ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंड फैटी एसिड कोएंजाइम। हम जो पढ़े पिछले स्लाइड में अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट निकला, तो इसके साथ फैटी एसिड कोएंजाइम जो फैट सिंथेसिस में निकला था, ये दोनों का कंडेंसेशन होता है, तो उसके बाद हमारा फैट सिंथेसिस होता है। इफ फैट कंसिस्ट ऑफ सिमिलर फैटी एसिड कोएंजाइम है, अगर ये जो फैटी एसिड कोएंजाइम में सिमिलर कार्बन कंपाउंड इसका कंसिस्ट होता है तो ही इसको सिंपल फैट कहते हैं। लेकिन अगर फैटी एसिड ग्रुप्स डिफरेंट तरह के होते हैं तो ये कंडेंसेशन हुए तो इसको मिक्स्ड फैट बोलते हैं। ओके, तो कैसे फैटी एसिड कोएंजाइम में फॉर्मेशन होगा? तो फर्स्ट फैटी एसिड कंबाइन विथ कोएंजाइम ए टू फॉर्म फैटी एसिड कोएंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें आपका एंजाइम की जरूरत होती है, कोएंजाइम की। ठीक है, तो फैटी एसिड एक कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है तो फैटी एसिड कोएंजाइम ए बनता है। तो उसके बाद ग्लिसरल गेट्स फॉस्फोरिलेटेड एसिमेट्रिकली, जिसके बाद फॉर्मेशन होती है एल अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरोकाइनेज। तो यहाँ पे ग्लिसरल आपका ATP यूज करके बनता है एल अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट और यहाँ पे आपका ADP निकलता है। तो उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिल कोएंजाइम है
ठीक है। ये जो फैटी एसिड कोएंजाइम है इसका 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस होता है विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, जिसके बाद बनता है एल अल्फा फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक है। उसके बाद ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड होता है ये अंडरगोज डीफॉस्फोरिलेशन और प्रोड्यूस होता है डाइग्लिसराइड। ये थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसाइल कोएंजाइम है कंडेंस विथ डाइग्लिसराइड टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। और एक जो एसाइल ग्रुप बनता है इसमें जो एक एसाइल ग्रुप होता है वो क्या करता है, इस डाइग्लिसराइड के साथ जुड़ के बन जाता है हमारा ट्राइग्लिसराइड जो कि एक फैट होती है। तो ये सीड या फिर आपका लीफ फ्रूट पार्ट में जाकर स्टोर होकर रह जाती है। ओके। ये जो ट्राइग्लिसरल है जिसको ट्राई एसाइल ग्लिसरल जिसको TAG भी बोलते हैं, ये अकर्स होती है इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय कैनेडी पाथवे। ठीक है। और TAG आर पैक्ड इनटू ऑयल बॉडीज। इसमें बहुत सारे ऑयल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि सराउंड करते हैं बाय फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर या फिर प्रोटीन जिसको ओलेसिन बोलते हैं। तो TAG सर्व जो कि एक मेजर एनर्जी रिजर्व के हिसाब से काम करते हैं ऑयल सीड क्रॉप्स में सच एज मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट। ठीक है। इसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड स्टोर होके रहते हैं। हमारा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस के बाद हम एक पढ़ेंगे हमारा स्टोरेज जगह भी हमने देख लिया, ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कैटाबोलिज्म। ऑक्सीडेशन भी होती है, कैटाबोलिज्म होती है मतलब ब्रेकडाउन होती है। और फैट की जो ब्रेकडाउन होती है उसमें सबसे ज़्यादा रोल निभाती है बीटा ऑक्सीडेशन। डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन होती है, कैटाबोलिज्म होती है सबसे लेकिन बहुत जो अम्पुल अमाउंट ऑफ होती है जो कि एक मेजर रोल के हिसाब से निभाती है वो होती है बीटा ऑक्सीडेशन। फैट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी फ्यूल इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं कर रहे हो तो क्या होता है, हमारा फैट हमारे जो बॉडी में हो गया, पर्टिकुलरली हमारे बॉडी की बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी फैट स्टोर होके रहते हैं लिवर में या फिर जो कोई भी जगह पे मसल पे, तो वहाँ से एनर्जी निकलता है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में प्लांट बॉडी में भी सेम काम करता है जैसे कि इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन के टाइम में फैट्स आर यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओनली इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन में मतलब जब हम बहुत ज़ोर से रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, हमें बहुत रेस्पिरेशन के लिए हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है, तो तभी कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में हमें फैट की ज़रूरत होती है। लेकिन बाकी सारे चीज़ों में इन जनरल कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में ये रेस्पिरेटरी फ्यूल के हिसाब से काम करता है फैट। इन दिस प्रोसेस फैट हाइड्रोलाइज्ड होती है बाय एंजाइम लाइपेज टू यील्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है। तो लिपिड ब्रेकडाउन लोकेशन क्या है, तो लिपिड ब्रेकडाउन की लोकेशन कहाँ होती है, लिपिड ब्रेकडाउन अकर्स इन ग्लाइकोक्सिजोम या फिर पेरोक्सिजोम में ब्रेकडाउन होती है स्पेशली ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के दौरान आपको कार्बोहाइड्रेट तो बाहर नहीं मिलती, तो जो भी फैट स्टोर होकर रहती है वहाँ पे वो भी काम करना शुरू करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उसके बाद प्लांट में सेटलिंग आ जाती है। उसके बाद TAGs आर हाइड्रोलाइज्ड बाय लाइपेज इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद जो भी TAG होता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होती है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है बाय द एंजाइम लाइपेज और उसके बाद आपको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिलता है। और यहाँ पे फैटी एसिड, ये जो फैटी एसिड निकला यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन होती है या फिर अल्फा ऑक्सीडेशन होती है, जिसके बाद यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम A आपका निकलता है। उसके बाद जो ग्लाइकोलेट साइकिल होती है, एसिटिल कोएंजाइम A may be directly produced directly used directly in क्रेव साइकिल। जो एसिटिल कोएंजाइम है ये डायरेक्टली आपको क्रेव साइकिल में यूज हो सकता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या फिर एंटर कर सकता है ग्लाइकोजाइलेट साइकिल में जो कि कन्वर्सन एक प्रोसेस है जहाँ पे शुगर कन्वर्सन होते ही मतलब ये जो ग्लाइकोजाइलेट साइकिल में जो भी फैट कन्वर्ट होती है शुगर में टू सपोर्ट सीडलिंग ग्रोथ के लिए। ठीक है। तो ग्लिसरॉल आफ्टर ऑक्सीडेशन, ये ग्लिसरॉल फैट एसिड के बाद तो हमने पढ़ लिया, ग्लिसरॉल ऑक्सीडेशन के बाद प्रोड्यूस करती है पायरुविक एसिड जो कि एंटर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू एसिटिल कोएंजाइम में और इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। हमने पढ़ा था ना कि पायरुविक एसिड सिर्फ ऐसा नहीं कि ग्लाइकोलिसिस से निकलता है, बीटा ऑक्सीडेशन से भी, ग्लिसरॉल से जो ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन, उसके बाद आपका यहाँ पे पायरुविक एसिड निकलता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट होती है।
तो एक अल्फा ऑक्सीडेशन है, हमने पढ़ा यहाँ पे अल्फा या फिर बीटा ऑक्सीडेशन, दोनों का हमने पढ़ा। फैटी एसिड जब ऑक्सीडेशन होती है, तो अल्फा ऑक्सीडेशन ओनली प्लांट में रिपोर्ट किया गया है, ये एनिमल में नहीं दिखती। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो जिसका चेन लेंथ मोर देन 13 कार्बन एटम होता है, ओनली वही फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीड सॉरी अल्फा ऑक्सीडेशन होती है। तो ये होता है पर्टिकुलरली 2 स्टेप में, जो कि फैटी एसिड एल्डिहाइड में चेंज होती है। तो उसके बाद एल्डिहाइड का हाइड्रेशन होती है एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्डिहाइड टू फॉर्म फैटी एसिड विथ वन लेस कार्बन एटम। ठीक है, तो अल्फा ऑक्सीडेशन इज नॉट लिंक्ड टू एनर्जी प्रोडक्शन। अल्फा ऑक्सीडेशन के बाद आपका एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता। इट इज इसका इसी वजह से प्रयोग होता है कि फैटी एसिड एक ऑड कार्बन एटम को कैरी करे। ठीक है, एक ऑड कार्बन जो कि इवन कार्बन एटम, जैसे कि हमारा पाल्मिटिक एसिड हो गया है, फिर स्टेरिक एसिड हो गया, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वो कैरी करते हैं, उसको एक ऑड कार्बन एटम में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा ऑक्सीडेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे मेजर ऑक्सीडेशन जो कि बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। बीटा ऑक्सीडेशन एक इम्पोर्टेंट पाथवे है फैटी एसिड डिग्रेडेशन में, और ये बोथ प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, और इसके साइट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोसिजम। ठीक है, ये थोड़ा 6 स्टेप में होती है, जैसे कि एक्टिवेशन हो गया, सिस्टमेटिकली ब्रेक्स डाउन होती है फैटी एसिड में थ्रू दिस 5 क्रिटिकल एंजाइमेटिक स्टेप, जैसे कि एक्टिवेशन होता है, उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रेशन होता है, सेकेंड डिहाइड्रोजनेशन होती है, उसके बाद थायलिसिस होती है। देखिए, फैट डिग्रेड होती है, मतलब ऑक्सीडेशन होती है, ब्रेकडाउन होती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड फिर अल्फा और बीटा ऑक्सीडेशन के बाद आती है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए में आपका ग्लाइकोजाइलेट साइकिल में जा सकता है या फिर क्रेब्स साइकिल में जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, और ग्लाइकोजाइलेट साइकिल से ये कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन फैट जब ग्लिसरॉल ब्रेकडाउन होती है तो ऑक्सीडेशन होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है, और पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट होती है एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम में फिर से क्रेब्स साइकिल में जा सकती है या फिर ग्लाइकोजाइलेट साइकिल में जा सकती है। तो इसी तरह से फैट की ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ओके, तो बीटा ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे कितना एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम अभी पढ़ेंगे तो मेजर चीज कि फैट ऑक्सीडेशन में हमें कितना एटीपी मिलते हैं, कितना एनर्जी मिलती है। तो एक जनरल चीज आपके दिमाग में डाल दीजिए, ईच टर्न ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, एक टर्न अगर बीटा ऑक्सीडेशन होती है वहां पे जनरेट होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 जो कि 1.5 एटीपी प्रोड्यूस करती है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड H+ जो कि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे एंड क्रेब्स साइकिल के टाइम पे, NADH एंड H+ 2.5 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। तो ईच FADH2 एंड NADH+ ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एंड एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह के एटीपी प्रोड्यूस करते हैं हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ईच टर्न ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, हर एक बीटा ऑक्सीडेशन, इसको अगर हम ये करें, मतलब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 2.5 प्लस 1.5 कितना हुआ, टोटल 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारा बीटा ऑक्सीडेशन की एक टर्न पे निकलता है, प्रोड्यूस होते हैं। तो इन फर्स्ट टर्न में बीटा ऑक्सीडेशन की इनिशिएशन के लिए आपको एक 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की कंज्यूम यहाँ हो जाती है फैटी एसिड की एक्टिवेटिंग, मतलब फैटी एसिड को एक्टिवेट करने के लिए ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आपको 2 एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम करना पड़ता है। तो नेट गेन हमारा यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 एटीपी मॉलिक्यूल मिला और यहाँ से हम कंज्यूम कर लिए 2 एटीपी मॉलिक्यूल, तो हमारे टोटल गेन हुआ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने सिर्फ इस दोनों के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे एक एसिटिल कोएंजाइम में आपको 10 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, फिर अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए निकालते हैं तो कितने टर्न होंगे, कितने साइकिल्स होंगे बीटा ऑक्सीडेशन के, तो इसका फॉर्मूला है n/2 - 1। n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म्ड, अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए निकाल रहे हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन है, पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। तो एसिटिल कोएंजाइम ए किससे फॉर्म होंगे, तो n/2 कार्बन एटम बाई 2।
तो इसको अगर हम फॉर्मूला में डालते हैं तो एक पाल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन एटम कैरी करता है, तो ये 16/2 हो गए 8 - 1, तो टोटल आपका 7 टाइम्स रिपीट होती है बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल एंड एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है 16/2 = 8 एसिटिल कोएंजाइम में फॉर्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड में आपको 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में निकलते हैं एंड ये साइकिल रिपीट होती है 7 टाइम्स। ओके, अब हम पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड का अलग अलग फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पाल्मिटिक एसिड का हो गया 16 कार्बन कंपाउंड, स्टीयरिक एसिड का हो गया 18 कार्बन कंपाउंड। तो टोटल हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में, हमारा जो नंबर ऑफ साइकिल्स बीटा ऑक्सीडेशन होता है पाल्मिटिक एसिड में 7 साइकिल्स। तो टोटल हमारा 7 × 4 कितना मॉलिक्यूल निकलता था हमें, 7 × 4 28 ATP। हमारा पहला टर्न में कंज्यूम्ड हो जाती है 2 ATP। तो टोटल कितना हुआ, 28 - 2 तो 26 ATP। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में जो कि देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, और यहाँ पे 10 ATP प्रोड्यूस होता है, हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, जो कि पाल्मिटिक एसिड में हमें 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में निकलते हैं, तो इसमें 10 × 8 हो गया कितना, 80 ATP। तो टोटल ATP बैलेंस हुआ, ये हो गया 26 ATP और ये हो गया आपका 80 ATP। टोटल 106 ATP आपका पाल्मिटिक 1 मॉलिक्यूल ऑफ पाल्मिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, 106 ATP। तो देख सकते हैं एक कार्बोहाइड्रेट में हमें जहाँ 32 लगभग ATP मिलता था, अब हमारे फैट से हमें मिलता है 106 ATP मॉलिक्यूल्स, देख सकते हैं। उसी तरह स्टीयरिक एसिड से हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें 120 ATP यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की कैसे ब्रेकडाउन होती है। तो ग्लिसरॉल रिएक्ट्स विथ ATP टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। तो ATP के साथ मिलके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट वो बनाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पे होती है। तो उसके बाद प्रोड्यूस होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको DHAP बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद DHAP कन्वर्टेड हो जाती है पायरुविक एसिड में बाय ग्लाइकोलिटिक रिएक्शन, और उसके बाद DHAP में ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू। DHAP दो तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, एक तो पायरुविक एसिड हो सकती है और दूसरे में भी कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज वाया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन होती है उसमें हम देखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन में कितना एनर्जी यील्ड होती है, राइट। तो ये एक जनरल चीज है कि जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लिसरॉल की टू पायरुविक एसिड, तब हमें मिलती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H+। क्योंकि हमें NADH एंड H+ से 2 ATP मिलती है, तो 2 × 2 टोटल हमें 4 ATP मिलती है, ठीक है। तो टोटल हमारा जो मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे हो गया 2 ATP एंड यहाँ पे हो गया 4 ATP। तो टोटल हमें 6 ATP मॉलिक्यूल्स मिलती है जब पायरुविक एसिड फॉर्मेशन होती है ग्लिसरॉल से पर्टिकुलरली, ठीक है। तो पायरुविक एसिड जब ऑक्सीडाइज्ड होती है तो वो CO2 एंड H2O देता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड तभी 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यहाँ पे निकलता है। तो टोटल हमारा हो गया 6 एंड 15, टोटल 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज्ड होती है एक्टिवेशन ऑफ ग्लिसरॉल के लिए। जैसे हमें फैटी एसिड में पढ़ा कि 2 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे यूज हो जाती है एक्टिवेशन में, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल एक्टिवेशन में यूज हो जाती है। तो नेट गेन ऑफ ATP इन दिस प्रोसेस हो गया 21 - 1 = 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP पर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। नाउ हम देखेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म इन स्ट्रेस एंड सिग्नलिंग कंडीशन में किस तरह की लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होती है, मतलब ड्रॉट हो गया, प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है, ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है, जो कंडीशन होती है स्ट्रेस कंडीशन। तो स्ट्रेस अडॉप्शन के लिए लिपिड रिमॉडलिंग हेल्प्स प्लांट अडॉप्ट टू टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड ड्रॉट। जब कुछ इस तरह की स्ट्रेस कंडीशन बन जाती है प्लांट के सराउंडिंग में, टेम्परेचर बहुत कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है, या फिर सैलिनिटी की कंडीशन आ जाती है, या फिर पानी नहीं मिलती है, ड्रॉट की कंडीशन हो जाती है, तब लिपिड रिमॉडलिंग प्लांट को उस कंडीशन में अडॉप्ट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए मदद करता है।
जैस्मोनिक एसिड फॉर्मेशन एक होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो कि लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ जैस्मोनिक एसिड जो कि एक की स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन भी करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के द्वारा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट होता है प्लांट का। चेंजेस इन मेम्ब्रेन लिपिड कंपोजिशन रेगुलेट फ्लूइडिटी एंड प्रोटेक्ट फोटोसिंथेटिक मशीनरी। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी और बायोटेक्नोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म की, जैसे कि ऑयल एंड यील्ड एंड क्वालिटी। हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में ज़्यादा जो सीड की हमें जो ऑयल कंटेंट निकालना होता है, जैसे कि हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ों में हमें देखना होता है किस तरह से हम गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल निकाल सकते हैं एक सीड से। तो लिपिड पाथवे को अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी या फिर कुछ भी मेथड से, तो ऑयल यील्ड इसका इम्प्रूव हो सकता है, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकता है। जैसे कि हाई ओलेइक एसिड वेराइटीज़ होते हैं प्लांट ऑयल में। ठीक है, स्ट्रेस टॉलरेंस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इंजीनियरिंग लिपिड मेटाबॉलिज्म का हम अगर इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग मतलब उसकी बायोटेक्नोलॉजिकल हम कुछ बायोटेक्नोलॉजिकली उसकी कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं या फिर कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ये एनहांस करता है स्ट्रेस टॉलरेंस को एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन को भी एनहांस करता है। डिजीज रेजिस्टेंस के लिए भी लिपिड जो सिग्नलिंग होती है, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो ये डेवलप करता है डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप की जो वेराइटी होती है, उसको जो साइंटिस्ट निकालते हैं, तो इसी सिग्नलिंग लिपिड सिग्नलिंग को पढ़ के ही उसको अंडरस्टैंड करके उसके चेंजेस करके वो वेराइटी निकालते हैं। ठीक है, and the last one, lipid metabolism in plant is a highly integrated and dynamic process essential for membrane structure, energy storage, signaling and stress adaptation. ठीक है, अब from fatty acid synthesis in plastid to lipid degradation in peroxisome, these pathways collectively support plant growth and survival. Advances in plant lipid metabolism research hold great promise for sustainable agriculture, improved nutrition and industrial application. तो अगर हम लिपिड मेटाबॉलिज्म को बहुत सुंदर से समझते हैं, इसके ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं, तो डेफिनेटली आगे की जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरह से काम कर सकता है, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे कि ऑयल पर्पज, वैक्स के लिए वैक्स और सवेरिन, ये सब चीज़ों निकालने के लिए भी मददगार हो सकता है। तो ये हमारा बहुत लेंदी सब्जेक्ट हो गया लिपिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी था और मैंने ओवरव्यू से इतना लेंदी हो गया, तो डिटेल्स पढ़ा दी तो कितना लेंदी हो जाता सोचिए। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए जो भी चाहिए यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है। कैसा लगा मुझे ज़रूर मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।